देखिए इस वीडियो में सी टेट के एग्जाम में आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं कई वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चा जो इसमें मेन चीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जब बच्चे स्वयं प्रतिक्रिया करते हैं यानी स्वयं कार्य करते हैं तो उस समय जो बच्चे अधिक सीखते हैं और उस समय बच्चे क्या होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। तो संवेदनशील अवस्था में जो बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा, तो आपकी संवेदनशील हो जाएगा। संवेदनशील जो आपकी जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, सम, वेदन और शीलता। सम का अर्थ होता है समान, वेदन का अर्थ है दर्द और पीड़ा, और शील का मतलब होता है सहन करने वाला। यानी कि जो समान यानी कि दर्द और दुख को समानशीलता यानी कि सुख और दुख को समान रूप से सहन करने वाला होता है वो संवेदनशील कहलाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने से अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है, ठीक है। तो एक माँ है उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो एक जुड़वा बच्चा तो कम गति से मतलब विकास कर रहा है और दूसरा बच्चा कहा गया कि दूसरे की तुलना में चलने सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो विभिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया है कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके जो विकास करने की गति जो प्रत्येक बच्चे की अलग अलग गति होती है। यानी कि कोई अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं तो उनके विकास की गति समान नहीं हो सकती है, प्रत्येक बच्चे की जो विकास की गति अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसका जो आंसर आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्ति के विकास की अलग अलग गति से होता है। यानी कि अलग अलग व्यक्ति का जो विकास होता है वो अलग अलग ही गति से होता है, समान गति से नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, ठीक है। बालक का विकास जो देखिए किस पर निर्भर करता है, अनुवांशिक प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर करता है और भौतिक वातावरण भी निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए बालक का जो विकास होता है वो तीनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर इसके 3 ही हो जाएंगे। यानी कि आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, अनुवांशिक प्रवृत्ति पर भी निर्भर होता है, सामाजिक संस्कृति प्रथाओं पर निर्भर होता है और भौतिक वातावरण पर भी निर्भर होता है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ये जीन पियाजे के जो क्वेश्चन है वो आपके सीटेट के आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये आते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी गई हैं। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है, मूढ़ सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक के लिए होती है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष तक के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा कि अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो अध्यापक को जो कौन सी अवस्था में देना चाहिए, वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जो अध्यापक को क्रमबद्धता के प्रश्न देने चाहिए, क्योंकि मूढ़ सक्रियात्मक अवस्था में बालक विचारों को संरक्षणों में और क्रमबद्धता में निपुणता हासिल कर लेता है, ठीक है। मूढ़ सक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है वो विचारों में, संरक्षण में और क्रमबद्धता में निपुणता हासिल कर लेता है। तो इसलिए अध्यापक को क्रमबद्धता के प्रश्न जो मूढ़ सक्रियात्मक अवस्था में देने चाहिए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समझन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो व्यक्ति आत्मसात्करण और समझन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये जीन पियाजे का सिद्धांत जो सबसे पहले सिद्धांत जो संवेदी कामक अवस्था होती है यानी कि जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उस अवस्था के अंतर्गत आता है। उस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने सिर पर, हाथ पर और पैरों पर पहले क्या करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब वह संतुलन बनाने लगता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से ही
अपने ऊपर संतुलन बनाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो जब बालक दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं की परवाह किए बिना केवल अपने ही बारे में सोचता है, जब बालक केवल अपने ही दृष्टिकोण के बारे में सोचता है, दूसरे दृष्टिकोण को नहीं समझना चाहता है, तो इस भावना को यानी कि वह जो होता है वो आत्म केंद्रितता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है बालक? वो आत्म केंद्रितता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापकों को क्या करना चाहिए, यानी अध्यापकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि अध्यापिका को उसके सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ताकि अध्यापिका उस विद्यार्थी के सहयोग करेगी तो वह विद्यार्थी अपनी अंत्यक्रियाओं का प्रयोग करेगा, और अंत्यक्रिया और सहयोग से जो जानने की प्रक्रिया होती है वो सीखने की सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया जानी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कि इसके आंसर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, यानी कि अध्यापकों को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि बालकों को कर के समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाता है, सामाजिक जिम्मेदारी पर बल की शिक्षा पर बल दिया जाता है, सहयोगात्मक और सहकारिक परियोजनाओं पर बल दिया जाता है, समूह कार्य और सामाजिक कौशलों के विकास पर बल दिया जाता है, और रटे रटाए ज्ञान की बजाय यानी कि रटे रटाए ज्ञान को छोड़कर साझेदारी और क्रिया को शिक्षा का लक्ष्य माना जाता है, यानी कि इसमें रटे रटाई की चीज़ को नहीं माना जाता। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो हार्वर्ड गार्नर ने मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो उसमें आपकी बुद्धि कौन कौन सी है? तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। ये बुद्धि जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, परंतु हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित बुद्धियों में भावनात्मक बुद्धि का कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में कौन सी शामिल नहीं है? तो भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को विद्यार्थी में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी से किस प्रकार निपटना चाहिए? ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादी क्या होती है? जेंडर रूढ़िवादी एक इस तरह की प्रथा होती है या इस तरह का प्रचलन है कि जिसमें लड़के और लड़कियों को में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में यानी महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है वो जेंडर रूढ़िवादी कहलाती है, और ये एक सामाजिक प्रवृत्ति है। ठीक है, और परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति होने के बावजूद ये रूढ़िवादी जेंडरवाद जो है अभी भी खत्म नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक अध्यापक को विद्यार्थी में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है
तब इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे जो कहा जाता है वो अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। ठीक है, अधिगम के आकलन क्यों कहा जाता है ये देखिएगा कि जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को जो पाठ पढ़ा रहा होता है तो वो बीच बीच में प्रश्नों को पूछते रहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच बीच में प्रश्नों को पूछने का जो मेन उद्देश्य होता है यही होता है कि जो विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जा रहा है वह उनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि उन्हें समझने में कोई कठिनाइयाँ तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक खुद ही अपने अधिगम का आकलन करता रहता है। ठीक है, तो जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। और इस प्रकार के आकलन को ही रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे कौन से होते हैं कि वे वंचित पृष्ठभूमि के वे बच्चे होते हैं जिनके पास अन्य छात्रों की अपेक्षा पढ़ने लिखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है, और इन छात्रों के साथ साथ जो जाति, रंग और आर्थिक स्थिति के पर भेदभाव किया जाता है, जिन कारण जो इन बच्चों में आत्मविश्वास और नकारात्मक की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो परंतु एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये जो अक्षमता आती है अधिगम आवश्यकता के अंतर्गत आती है वो आपकी गति, समन्वय, वैकल्प के अंतर्गत आती है। तो गति, समन्वय, वैकल्प के अंतर्गत क्या होती है कि इसमें व्यक्ति के अंदर की जो शारीरिक शक्ति या शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता की जो कमी होती है, और अगर किस व्यक्ति को कुछ कार्य दिया जाता है तो उस कार्य करने को वह कठिनाइयाँ महसूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा कि गति, समन्वय, वैकल्पिकता होगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वालीनता या ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी की पहचान हेतु किन विशेष गुण होने की संभावना रहती है। तो स्वालीन या ऑटिज्म विद्यार्थी क्यों होते हैं, इन्हें आत्मविभो या स्व प्रणयता भी कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो विद्यार्थी या बच्चे होते हैं वो इसके मस्तिष्क को कई प्रकार से प्रभावित करती है, जिससे क्या होता है कि उनके संप्रेषण में कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस प्रकार से कि स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी की पहचान है तो किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है, तो उसे संप्रेषण में कठिनाइयाँ होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं होती है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जिसमें जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान का कौशल होता है, नवचारी अनूठे विचार होते हैं, वो आपके सृजनात्मक विद्यार्थी के अंतर्गत आते हैं। परंतु अभिसारी सोच जो सृजनात्मक विद्यार्थी के अंतर्गत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा कि अभिसारी सोच वो सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में सुझाव दिए गए हैं कि इस नीति में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% होना चाहिए, 5वीं तक की शिक्षा जो मातृभाषा में उपलब्ध होनी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के जो 6% जो सार्वजनिक व्यय किया जाना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भी सुझाव करती है कि जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन के आधार पर अगर केंद्रित शिक्षा होती है तो उसमें बच्चे का जो बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया अधिक की जाती है, यानी कि उसका मूल्यांकन जो बौद्धिक मूल्यांकन जो सही प्रकार से किया जा सकता है, किसके अनुसार, समालोचनात्मक चिंतन के अनुसार। तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापक को रूप में तथा शिक्षार्थियों को के रूप में अपेक्षित करती है। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होती है कि प्रगतिशील कक्षा में जो होता है वो बालक के मस्तिष्क और बुद्धि को अहम भूमिका दी जाती है। प्रगतिशील कक्षा में जो है बालकों की जो है मस्तिष्क और बुद्धि को अहम भूमिका दी जाती है, और इनके माध्यम से बालक की जो दैनिक जीवन की समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है,
और इसके से क्या होता है कि इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बच्चे की मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापक को, ठीक है, तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी रूप में अपेक्षित करती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द को भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित रूप करने की यह रुझान अपनी सोच को की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो यह जो प्रवृत्ति दर्शाती है वो अति नियमितता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यह जो रुझान अपनी सोच को अनियमित की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार विमर्श को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई जो समस्या रखी जाती है तो उस समस्या समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की जो है अपनी जो कल्पना शक्तियों को प्रयोग करने लगता है और उस समस्या समाधान करने के लिए जो है एक से अधिक हल निकालने लगता है। ठीक है, तो जब वो एक व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है तो उसे अब सारी सोच कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार विमर्श को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अब सारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो रचनावादी कक्षा जो होती है एक दार्शनिक दृष्टिकोण होती है। ठीक है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण होती है, इसमें कहा जाता है, इसमें देखा जाता है कि छात्र और शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं, कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच की संतुलन की स्थिति को कैसे नियंत्रण किया जाता है और साथ ही साथ यह देखा जाता है कि यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण होता है। ठीक है, तो बच्चे व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसकी समस्या समाधि का जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि समस्या की पहचान करना होता है, इसके बाद समस्या का विश्लेषण करना होता है, इसके बाद नंबर 3 जो होता है कि मूल कारणों की तलाश करना होता है और नंबर 4 होता है समस्या समाधान को लागू करना होता है और नंबर 5 जो होता है परिणामों का आकलन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि समस्या की पहचान करने की सबसे पहले समस्या की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है तो इसका आंसर आपका कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण जो है वो अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देता है, जबकि सहकर्मियों यानी सहकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन और चर्चा ये जो अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान देते हैं। कुपोषण योगदान नहीं देता। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको सीटेट में आने वाले क्वेश्चन के जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन करवाए हैं आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।